Hello students, so welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start the new chapter, that is state of matter. Okay, part number 1. Clear? So states of matter, basically you know about the solid, liquid, gas, that are all the states of matter. But in this chapter we have learned about the intermolecular forces, some of the forces, dispersion medium, London forces, these type of the forces that we have to going to learn about. Okay, so स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आप लोग देखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमने बहुत सारे प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सिंगल पार्टिकल की, मैटर क्या होता है, ये सब देखा था, एटॉमिक साइज, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, मॉलिक्यूलर शेप, पोलैरिटी, ये सब हम देख चुके हैं केमिकल सिस्टम की वजह से। क्लियर? और बल्क प्रॉपर्टी भी हम मैटर की देखे हैं, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ में जो कलेक्शन होगा लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन का, और ये जो हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है जैसे लिक्विड के अंदर, वो डू नॉट बॉयल बट द बल्क बॉयल कर जाता है। ओके, इंडिविजुअल आप देखोगे तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन बल्क में लिक्विड होगा तो जल्दी बॉयल करेगा। सो ये जो कलेक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, वेटिंग, एक टाइप का वेटिंग प्रॉपर्टी है। वेटिंग मतलब कलेक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और वाटर मॉलिक्यूल का बेसिकली लिक्विड का। सो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डू नॉट, वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो वेट नहीं होते। सो वाटर जो होता है एग्जिस्ट करता है एज एन आइस की तरह, विच इज़ अ सॉलिड, है ना, विच इज़ अ सॉलिड एंड इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। अब वाटर जो है हमारे पास, या हम कह सकते हैं इट एग्जिस्ट एज गैशियस फेज, वेपर और स्टीम भी हो सकता है। वाटर से आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि आइस बना सकते हैं, सॉलिड भी आएगा, बाहर रख दो लिक्विड आएगा, बॉईल कर दो वेपर फेज में स्टीम बन गया, ऐसे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आइस, वाटर, स्टीम, सब अलग अलग है। सो ये तो 3 स्टेट्स जो होते हैं वाटर, केमिकल कॉम्पोजिशन वाटर रिमेन द सेम, तीनों में 3 स्टेट है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कॉम्पोजिशन में हमारा जो वाटर है वो तो हमारा सेम ही है यहाँ पे। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है स्टेट्स ऑफ वाटर, मतलब ये जो वाटर का, दैट डिपेंड ऑन व्हाट, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और इसी मैनर से एग्रीगेट करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, सो इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सब्सटेंस पे, जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सब्सटेंस के, वो चेंज नहीं होता विद द फिजिकल प्रॉपर्टी, भले चेंज होता है बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे, ये याद रखना। सो बहुत सारे टाइम अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंट देखें अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिस्ट नो अबाउट द फिजिकल लॉ, उनको ये बात पता होनी चाहिए, तभी हो सकता है। और ये जो बिहेवियर हो रहा है मैटर का अलग अलग स्टेट्स में, और इस यूनिट में तो हम बेसिकली हम पढ़ेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पर्टिकुलरली गैशियस, लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, और हम बिगिन करें, अगर स्टार्ट करें तो अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले नेचर क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, मोशन क्या होता है पार्टिकल का, और इसी वजह से बैलेंस किया जाता है इन चीज़ों को, ताकि हम स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस बता सकें। क्लियर? तो सबसे पहला जो आपका आता है 5.1, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो यू लर्न अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आई थिंक नॉट, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये एक फोर्स है अट्रैक्शन का, एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि इसमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन दोनों किसके बीच में, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे, आपके एटम, आपके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो टर्म है, इट डज़ नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंक्लूड नहीं करेगा, जो कि एग्जिस्ट करता था बिटवीन, किस पे एग्जिस्ट करता था, याद करो, 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि जब भी 2 ऑपोजिटली चार्ज, यानी पॉजिटिव नेगेटिव था, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी, इंटर मॉलिक्यूल में आपको ये नहीं रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रखना है, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स दोनों आएंगे। इस वजह से बोला गया आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, हमारा जो पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूल है, एंड दिस टर्म यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉट इंक्लूड, जो कि एग्जिस्ट करता था किसके बीच में, 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में। और जो फोर्स उनको पकड़ के रखता था, जो फोर्स होल्ड करके रखता था एटम ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर साथ में, और वो कौन सा फोर्स था, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड थे जो एटम्स को होल्ड करके रखते थे। और अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं, याद रखना, वैंडर वॉल
फोर्स। ओके, सो ये वर्ड याद रखना, वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होता है, एट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर, यानी वही इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो मॉलिक्यूल को या दो एटम को कंबाइन, मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो एटम हो सकते हैं, उनको साथ में कंबाइन रख के जो फोर्स लगा है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन ऑनर टू डच साइंटिस्ट जॉनर, ये था वैंडरवॉल दिया था 1837 टू 1923 में, जिसने एक्सप्लेन किया था ये डेविएशन रियल गैसेस का। एक देखो, दो हम कह सकते हैं जो डेविएशन आता है रियल गैस आइडियल बिहेवियर से, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेस की वजह से। तो एक हम आइडियल बिहेवियर और रियल गैसेस आगे पढ़ेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन वंडरवॉल फोर्स जो है वो एक कंसिडरेबली उसको कंसिडर किया गया है, उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड है ना, और हम कह सकते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस है, अलग अलग टाइप के जो फोर्स होते हैं वो वंडरवॉल फोर्स ले सकता है। यानी हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अलग अलग फोर्स आ गए, जैसे आप कह सकते हो लंदन फोर्स है, डाइपोल फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। ये सारे पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बताती हूँ, डाइपोल फोर्स यानी डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल यानी कि क्या होगा, आप डाइपोल का मीनिंग जानते हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एक मतलब इन दोनों की यहाँ एक इधर होगा एक इधर होगा ऐसा, तो डाइपोल का फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लंदन फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लंदन, ये हम डिटेल में इसी में पढ़ेंगे, लंदन फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का ही टाइप है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो चार हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें पर्टिकुलरली, और ये सारी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल इंटरैक्शन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे स्ट्रॉन्ग जो अगर हम देखें तो ये जो डाइपोल इंटरैक्शन में देता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, और एक मतलब फ्यू ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, देयरफॉर उनको ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट कैटेगरी। समझ रहे हो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अलग से ट्रीट किया जाता है, जो हम लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था। सो ये चीज़ जो है यहाँ पे, ये जो पॉइंट आपको इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि दैट एट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है आयन एंड डाइपोल के बीच में, याद रखो एक वर्ड आ रहा है, अच्छे से समझना कि एट्रैक्टिव फोर्सेस, यस एट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन आयन एंड अ डाइपोल, किसके बीच में, बिटवीन एन आयन मतलब एक आयन के बीच में, एंड अ डाइपोल यानी एक पर्टिकुलरली एक पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। सो एक आयन और डाइपोल के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा है ना, वो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस, नोन एज आयन डाइपोल फोर्सेस। ओके, ये टर्म आपको याद रखना था जो मैंने आपको बोला, आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन और डाइपोल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अब ये है एंड दीज आर नॉट, इसको हम वंडरवॉल फोर्स नहीं कहेंगे, हम अभी देखते हैं अलग अलग टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। उसमें सबसे पहला जो आता है जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स, और वी कैन से लंदन फोर्स। देखो डिस्पर्जन फोर्स और वी कैन से व्हाट, लंदन फोर्स। इसको हम डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं और हम कह सकते हैं लंदन फोर्स। बहुत ही बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, सो समझना ध्यान से। एटम और हम कह सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो हमारे पास दो अलग अलग एटम है, जैसे मान लो एटम ए है एक एटम बी है, तो उनमें स्टार्टिंग में सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं इसमें कि एटम और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल है, और तब उनमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं है, बिकॉज उनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है वो क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर, अब ये जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जैसे ही डाइपोल डेवलप होता है एज अ मोमेंट्री यानी तुरंत, जैसे अगर डाइपोल डेवलप होता है ऐसे सच एटम्स पे या मॉलिक्यूल्स पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3-4 डायग्राम दिया, उससे हम समझेंगे। ठीक है,
तो सपोज हमारे पास दो एटम है ए एंड बी इन द क्लोज विकनिटी ऑफ ईच अदर। देखो 5.1 फिगर में पहला वाला आपको देखने को मिलेगा, हमारे पास दो एटम्स हैं इस टाइप में, ठीक है। हमारे पास दो एटम है, यानी कि सपोज ये हमारा एटम ए है, ये हमारा एटम बी है, क्लियर। ये हमारे पास ऐसे दो एटम्स प्रेजेंट है, एटम ए एंड एटम बी, इन व्हाट क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एकदम क्लोज है और एकदम अंदर, तो अंदर न्यूक्लियस है। सो इट मे बी सो हैपन, ये हो सकता है दैट मोमेंटरली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, देखो स्टार्टिंग में सिमेट्रिकल थे दोनों, ठीक ही नहीं, सिमेट्रिकल थे या नहीं स्टार्टिंग में, ओके। अब देखो ये हो सकता है कि मोमेंटरली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी एक एटम में, इन वन ऑफ द एटम से, सपोज करो ए में हुआ है ना, तो वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। दैट इज़ अब पहले जो सिमेट्रिकल थी वो अब नहीं रहेगा। दैट इज़ मतलब क्या हुआ, चार्ज क्लाउड जो है वो ज़्यादा किस पे होगा, किसी एक साइड पे होगा दूसरे से। आया समझ में? तो जो आपको फिगर 5.1 बी एंड सी में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो स्टार्टिंग में आपको ये फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ किस टाइप से। यस तो मैंने आप लोग को अभी ये बात बताई कि स्टार्टिंग में हमारे दोनों एटम कैसे थे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड का, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर मोमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी एक में डाइपोल, मतलब अगर आप डाइपोल अगर हम लगाते हैं, है ना, तो क्या होता है, मोमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी एक एटम में, वन ऑफ द एटम, सपोज करो कि ए में हुआ, तो वो बिकम क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होगा क्लाउड का वो ज़्यादा होगा किसी एक एटम पे, मतलब ऑन वन साइड देन दी अदर, दूसरे एटम के कंपैरिजन में। तो 5.1 का बी और सी आप डायग्राम देखोगे आपकी टेक्स्ट बुक में, तो कुछ इस टाइप से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। देखो कुछ इस टाइप में, ये आपका ये दो हमारे पास थे, है ना, इस टाइप में। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हमने ले लिया था ना, और यहाँ पे भी पॉजिटिव था, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम देखो डाइपोल का साइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये डाइपोल क्रिएट हो चुका है। सो डाइपोल तो अब लग ही गया है। अब एटम ए जो होगा, मैंने उसमें बोला था कि एटम ए सपोज करो उसमें है, तो एटम ए विथ इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोल, तो अब एटम ए में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑन द राइट हैंड साइड पे, यानी इस टाइप में एटम ए में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और एटम बी जो होगा वो उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, मतलब कि उसमें जितना ऑलरेडी था उतना ही रहेगा, इंड्यूस्ड उतना ही है, ऐसा, क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल होने के बाद मैंने आपको दो इसमें एटम अलग अलग बताए थे, जिसमें मैंने मोमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल लगा दिया, तो डाइपोल में एक साइड एक एटम का बढ़ जाता है, यानी एक एटम बढ़ गया मतलब अनसिमेट्रिकल नेचर आ गया, और उस वजह से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, एक साइड आपको ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की देखने को मिलेगी। तो देखो इसमें ये एटम ए था हमारा, ये बी था, ओके। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी राइट हैंड यहाँ पे, ठीक है। तो एटम ए विथ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, ओके। सो ये ध्यान रखो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि और यहाँ पे आपको एटम बी में इंड्यूस्ड डाइपोल जितना है उतना ही आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। अच्छा अब इसके बाद आप क्या करोगे कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम ए, जो एटम ए पे इंस्टेंटेनियसली डाइपोल जो डेवलप हो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, याद रखो इंस्टेंटेनियस मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। सो यहाँ पे जो है इंस्टेंटेनियस, जिसको हम ट्रांजिशन डाइपोल वो भी कह सकते हैं, वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑफ द अदर एटम बी, यानी कि क्या करेगा, इतनी देर तक तो रह नहीं सकता, ठीक है। इंस्टेंटेनियस जिसे हम ट्रांजिएंट डाइपोल भी कहते हैं, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है बाद में एज़ कम्पेयर टू एटम बी के कंपेयर में। सो एक्चुअल में वो दोनों कैसे हैं, क्लोज है एक दूसरे के साथ, और कंसिक्वेंस एक डाइपोल इंड्यूस हो रहा है एटम बी में, ओके। ये एटम बी है उसमें डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। तो टेम्पररी, अगर हम टेम्पररी बेसिस पे देखें तो डाइपोल जो है एटम ए एंड बी का वो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो ये देखो आपको देखने को मिलेगा। और सिमिलरली टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस्ड भी है मॉलिक्यूल्स के अंदर। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो फर्स्ट प्रपोज किया था किसने, जर्मन फिजिशियन साइंटिस्ट था फ्रिट्ज लंडन करके, जिसने ये रीज़न दिया था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का दो टेम्पररी बेसिस पे। जैसे कि आप थर्ड डायग्राम आप देखोगे तो देखो मैं आपको बताती हूँ, थर्ड डायग्राम जो है बी, ये बी एटम था अपना, थर्ड डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से,
यानी अब हमारा डाइपोल की डायरेक्शन भी चेंज है। अब अगर जब भी एक ही डायरेक्शन में, अब देखो दोनों डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस साइड थे सारे के सारे राइट हैंड साइड पे, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि एटम ए में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एटम ए पे कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, अब ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे एटम बी में क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, अंदर जितना प्रेजेंट है वही इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, अब इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो जर्मन फिजिशियन थे, जिसने फ्रिट्ज लंडन नाम ही था उसका, उसी से ये नाम रख दिया। तो टेम्पररी बेसिस पे ये जो रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जो दो टेम्पररी डाइपोल्स के बीच में हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। ठीक है, तो देखो इसमें आप याद रखो कि लंडन फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, यानी कि ये टेम्पररी डाइपोल है, एटम ए बी का एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली टेम्पररी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल्स भी हैं यहाँ पे दो अलग अलग। ठीक, अब इंड्यूस्ड डाइपोल भी है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किस रीज़न से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन द व्हाट, टू टेम्पररी डाइपोल, यहाँ पे ये टू टेम्पररी डाइपोल प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स। और अनदर नेम इसको दिया गया है, दैट इज़ अ डिस्पर्जन फोर्स, दूसरा नाम है इसका डिस्पर्जन फोर्स। तो एक साइड राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब उसके बाद जो यहाँ पे है दैट इज़ व्हाट कि हम ये कह सकते हैं ये जो फोर्सेस होते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, ये याद रखो। और इंटरेक्शन जो होता है इनके बीच में, एंड इंटरेक्शन एनर्जी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि दैट इज़ वन अपॉन, ये देखो 1/r/6, यानी कहने का मतलब इसमें क्या है कि ये जो फोर्स जो ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, और ये इंटरेक्शन एनर्जी, ये इसका क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी है कि कितनी एनर्जी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल। आर मतलब आपका डिस्टेंस हुआ, तो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इन्वर्सली यानी नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 6th पावर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ये देखो जैसे मान लो ये दोनों हैं, इनके बीच में आर लग गया, तो आर जो है वो क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ओके, आर मतलब आपका डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स के बीच का। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर। तो देखो r⁻⁶ है ना, तो 6th पावर टू द, यहाँ पे हम कह सकेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल, दैट इज 1/r/6, वेयर r इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। और ये जो फोर्सेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्सेस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। जैसे मान लो 500 पिकोमीटर हुआ, इस टाइप में शॉर्ट डिस्टेंस हो तो उसके लिए फोर्स आप लंडन फोर्सेस जो है या डिस्पर्जन फोर्सेस हम लगा रहे हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 500 पिकोमीटर रेंज दिया, और उसकी मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करती है पोलर, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। अब ये देखो पोलराइजेबिलिटी ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से ये हमारा लंडन फोर्स या कोई भी डाइपोल फोर्स या लंडन फोर्स क्रिएट होगा। सो पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, तो ये था आप लोगों का स्टार्टिंग का लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। तो लंडन फोर्स डिस्पर्शन फोर्स जो हमने अभी देखा वो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर करना। ओके बच्चों, सो अब हम देखेंगे डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्स किस स्टेप में लगता है। तो डाइपोल फोर्स जो एक्ट, याद रखो पहले, डाइपोल फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द मॉलिक्यूल पजेसिंग परमानेंट डाइपोल। जिन मॉलिक्यूल के परमानेंट डाइपोल्स होते हैं उन्हीं में डाइपोल फोर्स एक्ट कर सकता है। ठीक है, अब उनमें देखो सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया डाइपोल फोर्स एक्ट कर रहा है किसके, मॉलिक्यूल्स पजेस परमानेंट डाइपोल, जो परमानेंट डाइपोल पजेस करता है वही। अब वो परमानेंट डाइपोल क्या होंगे, यानी कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डाल भी दो ना तो भी इन मॉलिक्यूल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जैसे जिस फेज़ में वही फेज़ में रहेंगे। हालांकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डालने पे वो अपनी स्पिन चेंज कर देते हैं, ऐसा भी होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, दैट मीन्स वो परमानेंट डाइपोल कहलाएंगे। अब यहाँ पे एंड अगर आप देखो इनका डाइपोल पजेस पार्शियल चार्जेस, इनके एंड में पार्शियल चार्ज प्रेजेंट होता है। मतलब पार्शियल चार्ज मतलब पार्शियल पॉजिटिव, यानी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। इनके एंड में क्या होता है इस टाइप में, पार्शियल चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। एंड दीज चार्जेस आर शोन बाय द ग्रीक लेटर डेल्टा। हम डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं इस टाइप ऐसे।
ठीक है, ओके। उसके बाद ध्यान रखो कि पार्शियल चार्जेस जो होते हैं ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप देखो हमारे पास जो हमें पता है पार्शियल चार्जेस जो होते हैं वो कम होते हैं, मतलब ऑलवेज लेस होता है। यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है हमारा, है ना। तो ऑलवेज पार्शियल चार्ज तो इससे कम ही होगा ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो वो ध्यान रखो। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे मैं आपको फिगर 5.2 का ए बताऊंगी। जैसे देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अब उसमें क्या हो रहा है, मान लो HCl ले लिया हमने, ठीक है, HCl ले लिया, तो हाइड्रोजन कैसा होता है पार्शियल पॉजिटिव और Cl कैसा होता है पार्शियल नेगेटिव, इस टाइप में। ओके, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर चार्ज डेंसिटी किसकी ओर होगी, टूवर्ड्स क्लोरीन की ओर। तो यहाँ पे देखो मोर चार्ज डेंसिटी टूवर्ड्स क्लोरीन। अब ऐसा क्यों, आपको पता ही है ना कि क्लोरीन क्या है, मतलब नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ओर जाएंगे, क्लोरीन की ओर जाएगी। जैसे फ्लोरीन का हमने पढ़ा था, तो वैसे ही क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, क्लोरीन की ओर सबसे ज़्यादा जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये पोलर है तो इंटरेक्ट नेबर के साथ करेंगे। और यहाँ पे आपको देखे रखा है ए फिगर में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा डाइपोल का, वो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की जो बात बोली गई है, इस टाइप में दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की ओर चला जाएगा सबसे ज़्यादा। और बी में आप देखोगे ये पहला है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। HCl मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर उसी को कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल उसी को कहते हैं जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो, दैट इज़ व्हाट पोलर मॉलिक्यूल। और ये यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी ओर जा रहा है, क्लोरीन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सब ज़्यादा उसी के पास जाएंगे। अब उसके बाद पहला ये कंप्लीट हो जाता है। फिर देखो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ना इन द डाइपोल ऑफ व्हाट, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, उसमें कंप्लीट हो गया। अब बी वाले पार्ट में आप देखोगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में। अब इसमें दो HCl मॉलिक्यूल है, तो देखो इस टाइप में है कुछ, HCl पॉजिटिव नेगेटिव, HCl नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बी में, दैट इज शो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द टू HCl मॉलिक्यूल। ये पहला HCl, ये दूसरा HCl, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ऑब्वियसली होगा ही ना, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये जो इंटरेक्शन, अब देखो ये जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है लंडन फोर्स के कंपैरिजन में, बट ये वीक होता है आयन आयन इंटरेक्शन से। याद रखो ये जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपेयर में, डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपेयर में, लंडन फोर्स के। और वीक होता है, मतलब ये डाइपोल जो है वो ये क्या होता है, बट इट इज़ वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन से तो ऑब्वियसली वीक ही होगा, बिकॉज क्या होता है उनमें, इसमें सिर्फ पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये देखो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। अब देखो ये जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, अब ये जो मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो तो कम ही हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है डाइपोल के बीच में। ओके, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, याद रखो। और जैसे जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे इंटरेक्शन जो एनर्जी थी, हमने आगे भी पढ़ा था कि कितनी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, तो इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इसके केस में 1/r³ होगा, याद रखो। देखो इसके केस में आपका जो क्या होगा, द अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। और उसके बाद हमने देखा कि इंटरेक्शन एनर्जी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसमें जो एनर्जी होगी वो स्टेशनरी होगी, जैसे कि मान लो कि हमारा प्रोपोर्शनल r³ से होता है, और यही बाद में क्या होगा, रोटेट करता जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और दैट इज़ रोटेट करने के बाद ये कितना होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r⁶। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि मैंने आपको अभी ये बात बताई है कि इसमें जो हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखा किसके बीच में, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी किसके बीच में देखी, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्योंकि ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल ज़्यादा सॉलिड्स में आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है, तो वो 1/r³ से प्रोपोर्शनल होगा। और
अगर वो रोटेट करते हैं बार बार, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स अगर रोटेट करते हैं, है ना, तो ये जितने जितने रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स को किससे प्रोपोर्शनल होंगे, 1/r6 डबल हो जाए. सो r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल. r इज द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स. डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, यानी इस टाइप में r. ठीक है, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस वो आपका r हो जाएगा. अब उसके बाद कोई भी आपको देख सकते हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरैक्ट, वो लंडन फोर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है. और हम कह सकते हैं कि ये इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट. ये जो है एक एक्चुअल में दी क्यूमुलेटिव इफेक्ट. अब यहाँ पे ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज़ दैट, इसका मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ दैट इफेक्ट दैट द टोटल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन द पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. यानी कि ये जो क्यूमुलेटिव फोर्स लग रहा है, ये टोटल, ये एक टाइप का क्या है, ये ऐसा इफेक्ट है जिसमें पूरी तरह से जो इंटरेक्शन फोर्सेस होते हैं पोलर मॉलिक्यूल के अंदर वो बढ़ते जाते हैं. उसी को टोटल करके क्या बोला है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट. जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना पोलैरिटी बढ़ाएंगे, और इस वजह से क्या होता है कि इसको हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं. ओके, इसके बाद जो आता है दैट इज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, वो हम देखेंगे. ओके, सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है फोर्सेस में, वो है दैट इज़ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में मतलब क्या होता है, इसमें ये जो है दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल. ये जो अट्रैक्टिव फोर्स जो ऑपरेट होते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल में होता है, मतलब हैविंग ये जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट किया जाता है किन के बीच में होता है, एक तो पोलर मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल हो, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लैकिंग परमानेंट डाइपोल कम हो. लैकिंग परमानेंट डाइपोल होता है ना, यानी एक में परमानेंट डाइपोल हो और एक में थोड़ा कम हो, ऐसे में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है, जिसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. तो ये देखो, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, जो हमारा HCl था वैसा, जिसमें परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है, और जो मॉलिक्यूल जिसमें लैकिंग परमानेंट डाइपोल है, थोड़ा कम है, तो क्या होगा, इनके बीच में ये फोर्स लगेगा. सो यहाँ पे जो परमानेंट डाइपोल जो है किसका, पोलर मॉलिक्यूल का, तो उसमें क्या होता है दैट इंड्यूस डाइपोल तो इंड्यूस करता है उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डी फॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. जैसे आप देखो फिगर 5.3 के अंदर आप देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक आपका पोलर है और एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. देखो इस टाइप में थोड़ा, ये दो हमारे पास प्रेजेंट है, ए और बी. मान लो HCl कुछ भी हो सकता था, तो मान इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो. अब इसमें जो देखो आप नीचे डाइपोल कुछ ऐसे लगेगा, और ये हमारा नॉन पोलर है. ये कैसा है, पोलर है. पोलर मॉलिक्यूल मतलब परमानेंट हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परमानेंट और पोलर. ठीक है, परमानेंट और कैसा है, पोलर है आपका. उसी वे में यहाँ पे जो मैंने आपको डाइपोल लेके बताया था, ये वाला, ये इसका डाइपोल मोमेंट लग रहा है कुछ इस टाइप में, क्लियर. और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपको कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं दिखेगा. सो ये हम क्या बोल सकते हैं, इसमें इंटरेक्शन में आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इसमें आप देखोगे कि जो परमानेंट डाइपोल जो होगा पोलर मॉलिक्यूल में, उसमें इंड्यूस तो डाइपोल है ही. देखो परमानेंट में डाइपोल है, यस, इंड्यूस किया गया डाइपोल. उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी उसमें क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, इसमें चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव. और ये जो है 10 इंड्यूस्ड डाइपोल जो डेवलप हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल में, इसमें कौन सा डाइपोल है, ये परमानेंट है, और इसमें ऑलरेडी क्या है, डाइपोल प्रेजेंट है, और इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल है, यानी इसका जो डाइपोल हम दे नहीं सकते, यानी अंदर जितना होगा उतना ही प्रेजेंट होगा. ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप है दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर. अब ये केस में हम ये बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, याद रखो, इंटरेक्शन, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी होगी इंटरेक्शन करने की, दैट इज़ 1/r⁶. ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r⁶ से ही प्रोपोर्शनल होगी, जहाँ पे r आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, r जो है वो क्या होगा, r जो है वो
आर जो है वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, वही आपका क्या होगा, आर। ठीक है, अब इसमें देखो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है अपॉन डाइपोल मोमेंट पे ही, जो हमारा प्रेजेंट है परमानेंट डाइपोल में भी और पोलराइजेबिलिटी वाले में भी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड वाले में देखो, उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे लगा, देखो नॉन पोलर के अंदर, यानी कि सेकंड फिगर में आपको मैं अभी बताती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इंड्यूस डाइपोल मोमेंट भी डिपेंड करता है, मैंने आपको बोला डाइपोल मोमेंट पे, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है परमानेंट डाइपोल में, और पोलराइजेबिलिटी कैसे प्रेजेंट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। जैसे देखो यहाँ पे अगर डायग्राम है कि मान लो ए और बी है, ठीक है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ये एक टाइप का परमानेंट था, पोलर था, जिसमें आपको डाइपोल तो आपको देखने को मिला ही था। क्लियर, ये डाइपोल हम देख चुके थे। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं इसमें, इसके बाद अगर आप देखोगे इसमें, तो इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो नॉन पोलर में क्रिएट होता है। देखो खुद, मतलब थोड़ा तो होगा इसमें, ए और बी यानी इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल, जो कि पहले वाले केस में होता नहीं है, लेकिन क्या होता है, मैंने उसमें पढ़ा था तो क्या बोल दिया था, नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डाइपोल लगता है। तो आप यहाँ लिखो, बात एक ही। आपको देखो फिगर में क्लियरली आपको बताया हुआ है कि इंड्यूस्ड डाइपोल आपको सेकंड केस में दिखेगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट वो भी डाइपोल मूवमेंट ही है जो कि प्रेजेंट होता है परमानेंट डाइपोल में, पोलराइजेबिलिटी यानी पोलराइजेबिलिटी देता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल को। और हम ये देख चुके हैं चैप्टर 4 में भी कि मॉलिक्यूल लार्जर साइज़ का होता था तो वो ईजिली पोलराइज हो जाता था, तो हायर पोलराइजेबिलिटी होती थी। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, जितनी हाई पोलराइजेबिलिटी पावर होगी उतना ज़्यादा इंटरेक्शन स्ट्रेंथ, इंटरेक्शन जो होगी वो अच्छी होगी, समझ लो। तो पोलर होना ज़्यादा अच्छा है। इस केस में हम देखते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होगा डिस्पर्जन फोर्स का डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको दो चीज़ बोली थी, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, तो उसमें डिस्पर्जन फोर्स और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों का इंटरेक्शन इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्मल एनर्जी जो है वो करेंगे, बिकॉज जो हमारे टॉपिक्स में कवर हैं वही सारे टॉपिक्स हम इसमें लेने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।